सांची भारत की सभ्यता का एक अहम हिस्सा है जिसने हमारे विचारों को प्रभावित किया है और हमारी पहचान बनाई है। पर क्या आपने सोचा है इसने हमारे अस्तित्व को कैसे आकार दिया है और हमें इन्फ्लुएंस करने की कहानी क्या है? इस महान बौद्ध संघ ने धार्मिक विचारों को अथवा जीवन जीने के सिद्धांतों को पत्थरों में ढालकर भव्य रूप कैसे दिया? पत्थरों से सैकड़ों सालों पहले बनाई गई पुरातात्विक संरचना के आधार पर कुछ विचार आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। नमस्कार, welcome to the Meera Das Show, where I take you through the fascinating cultures of cities, towns and art objects. बुद्ध धर्म का भारत से लुप्त हो जाना एक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना रहा है, या साधारण भाषा में बोले तो उसके समाप्त हो जाने के कारण कुछ स्पष्ट नहीं है। परंतु हमारे पूरे देश में बुद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेषों या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के इतने प्रमाण मिलते हैं कि इस तथ्य को नकारना मुश्किल हो जाता है कि यह धर्म किसी समय हमारे पूरे देश की एक मुख्य विचारधारा रही है। आज से 3000 वर्ष पुराने इन अवशेषों का मिलना हमारे देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण खंड था, जिसके मिलने से और समझने से हमें अपने देश का पूरा स्वरूप देखने में मदद मिलती है। एक जिगसॉ पजल या पहेली की तरह जिसकी कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं और चित्र साफ होता जाता है। सम्राट अशोक के पूरे देश में धर्म स्तंभ और बुद्ध संघ की स्थापना करने के 1200 वर्ष बाद इन स्थानों को 19वीं शताब्दी के पुरातात्विक उत्खनन यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से उजागर किया गया। इन उत्खनन में बुद्ध संघ की काफ़ी बड़ी बड़ी बस्तियां मिली, जिनमें बहुत उन्नत या एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन, वाटरवर्क्स आदि भी मिले। अनेकों कलाकृतियां और अनेकों शिलालेख भी प्राप्त हुए। परंतु हैरानी की बात यह है कि कोई ग्रंथ या मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिले। हमें जो पुराने ग्रंथ मिलते हैं वो ज़्यादातर श्रीलंका से और फिर बाद में चीन से मिलते हैं। इनके मिलने से हमें बुद्ध के जीवन और बुद्ध धर्म का पता चलता है, परंतु उनको इंडिविजुअल साइट से जोड़कर देखना एक बहुत बड़ा काम रहा है। फिर भी इन जगहों के इतिहास या सोशल लाइफ पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता है। यह कह पाना मुश्किल है कि यहाँ पर कितने भिक्षु थे, उनके नाम क्या थे, उनकी दिनचर्या क्या थी, वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे और उनका शहरवासियों से क्या संबंध था। मध्य प्रदेश में भोपाल से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन विदिशा से 8 किलोमीटर दूर पहाड़ पर सांची का बौद्ध संघ था। सम्राट अशोक ने यहाँ धम्म स्तंभ लगाया और उस पर लेख लिखवाकर संघ को अपनी राजकीय सहमति प्रदान की। धम्म स्तंभ का लेख बौद्ध संघ को एकजुट रहने का निर्देश देता है। 19वीं शताब्दी में यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन से कई दान संबंधित शिलालेख मिले, जिनका मिलना ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। यहाँ पर अंडाकार यानी हेमिस्फेरिकल शेप्ड स्तूप जिनमें संतों की अस्थियाँ या रेलिक्स थे वे मिले। चैत्य सभागृह या पूजा घर जिनके पीछे का हिस्सा गजपृष्ठ यानी एप्साइडल एंडेड था वे भी मिले। और बौद्ध संघ के मठ या भिक्षुओं के
रहने का स्थान भी यहाँ से प्राप्त हुआ। पूरे पहाड़ पर फैला हुआ यह बौद्ध संघ की शुरुआत सम्राट अशोक ने ज़रूर की थी, परंतु 1200 वर्ष के इसके इतिहास में यहाँ पर अनेक मंदिर और मठ भी बने। स्तूप के गोलाकार के सहारे ऊंचे पत्थरों से बनी रेलिंग या प्रदक्षिणा पथ और इस घेरे के अंदर आने के लिए चारों दिशा में बने हुए तोरण द्वार हैं। ये तोरण द्वार आर्ट हिस्ट्री या कला के इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं। इन तोरण द्वारों पर गौतम बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों का और जातक कथाओं का पत्थर पर उत्कीर्ण नरेटिव पैनल्स हैं। यह भारत में पत्थर पर कलाकृति बनाने की शुरुआती दौर है, जिसमें विदिशा के हाथी दांतों के कारीगरों के काम करने का उल्लेख मिलता है। आश्चर्य इस बात का है कि शुरुआती दौर तो है, परंतु पत्थर पे कलाकृति जो कि 2500 साल पहले बनाई गई है, इतनी उत्कृष्ट या हाईली अकम्प्लिश्ड और सोफिस्टिकेटेड है कि अंग्रेज़ों ने जब देखा तो लंदन ले जाना चाहा। कई प्रयास भी किए, परंतु किसी न किसी कारणवश वे ले जा नहीं पाए। 1819 में कैप्टन एडवर्ड फेल, जो नेवी के इन्फेंट्री में पोस्टेड थे, उन्होंने सांची पर पहला लेख लिखा, जिसमें उन्होंने इस जगह की भव्यता को इतना वर्णित किया कि सबका ध्यान आकर्षित हुआ। उन्हें अपने लेख में यहाँ के तोरण द्वार पर उत्कीर्ण कलाकृतियों का एक चित्र भी बनाया। कनिंघम, जो 1851 में सांची और विदिशा का एक्सप्लोरेशन या पुरातात्विक खोज कर रहे थे, उन्होंने सांची का कलात्मक खजाना देखा तो हैरान हो गए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को उनकी सुरक्षा का और मूल स्थान पर संरक्षण करने का इंतजाम करने का आग्रह किया। लेकिन उसी साथ में सांची के उत्तर और पूर्व तोरण द्वारों को ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाने का भी आग्रह किया। उनका कहना था कि हॉल ऑफ इंडियन एंटिक्विटीज की शान में 4 चांद लग जाएंगे। पॉलिटिकल एजेंट ड्यूरेंट, जो सीहोर में स्थित थे, उन्होंने भोपाल नवाब बेगम सुल्तान जहां से उसे ले जाने का आग्रह किया। 1853 तक बेगम इन तोरण द्वारों को अंग्रेज़ों को सौंपने के लिए तैयार भी हो गई, परंतु उसको ले जाने की कीमत इतनी ज़्यादा होने के कारण पॉलिटिकल एजेंट ड्यूरेंट ने इरादा बदला और केवल पूर्व द्वार को ले जाने का निर्णय किया। इस बीच में 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई के कारण ये योजना सफल नहीं हो पाई और सांची का उत्तर तथा पूर्व तोरण द्वार सांची में ही रह गए। 10 साल बाद फ्रांसीसी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया ने इस द्वार को नेपोलियन III को भेंट करने की इच्छा जाहिर की, जिसे ये वे पेरिस इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ 1867 में दर्शाना चाहते थे। इसे जानकर अंग्रेज सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और ईस्ट तोरण द्वार का प्लास्टर कास्ट बनाने के लिए हेनरी कोल, जो कि द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम थे, को हिंदुस्तान भेजा। 88 स्पेशल बक्सों में प्लास्टर कास्ट का सामान इंग्लैंड से लाया गया। कोल लिखते हैं कि उनकी पार्टी कलकत्ता में 10 दिसंबर 1869 को 28 टन सामान लेकर 13 तारीख को जबलपुर पहुंची, जहां उस सामान को बैलगाड़ियों में रखकर 20 दिसंबर तक 180 मील दूर सांची पहुंचाया गया। 30 फीट ऊंचे इस द्वार का प्लास्टर कास्ट बनाना आसान नहीं था, अर्थात निर्णय लिया गया कि उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके बनाया जाएगा। टिन से लाइंड बक्सों में रख कर इन्हें साउथ केंसिंगटन म्यूजियम आर्किटेक्चरल कोर्ट में लोगों के देखने के लिए पहुंचाया गया।
फोटोग्राफ्स और नक्शों की मदद से बहुत संभाल कर इनको रीअसेंबल या पुनर्स्थापित किया गया। आर्किटेक्चरल कोर्ट एक ऊंचा और बड़ा कमरा था जिसके बीच में से रखा गया था। सांची के इन प्लास्टर कास्ट की ख्याति इतनी हुई कि इनकी कई रेप्लिकास यानी प्रतिरूप या नकल बनाई गई और एडिनबरो, पेरिस और बर्लिन के म्यूजियम्स में भेजी गई। इसे लंदन इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ 1871 में भी दर्शाया गया। इस एग्जीबिशन पर सलोनी माथुर की एक किताब है, इंडिया बाय डिज़ाइन, जो पढ़ी जा सकती है। ताप्ती गुहा ठाकुरता एक जानी मानी शोधकर्ता है जो द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अ मॉन्यूमेंट साउथ एशियन स्टडीज़ 2013 वॉल्यूम 29 में प्रकाशित अपने लेख में लिखती हैं कि कोल ने ऐतिहासिक जगहों का उनके मूल स्थान पर मतलब इन सिटू संरक्षण की प्रथा को जन्म दिया और यह देखते हुए उन्हें क्यूरेटर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया भी बनाया गया। 1880 या 1884 में उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया और ऐतिहासिक जगहों की फोटोग्राफी, ड्राइंग और विस्तृत रिपोर्ट लिखी। उनके द्वारा तैयार प्लान और ड्राइंग्स हमारे देश के स्मारकों के संरक्षण का ब्लूप्रिंट बनी। उन्होंने 1869-70 में सांची में कॉपिंग एंड रेस्टोरेशन यानी कि संरक्षण करना और साथ साथ उसका नक्शा बनाना, इस पद्धति को अपनाया। यह एक अहम पहलू था जिसके कारण हम आज सांची को एक बेहतरीन संरक्षित ऐतिहासिक स्थल और साथ साथ एक बेहतरीन मैप्ड एंड फोटोग्राफ साइट के रूप में देख रहे हैं। कविता सिंह एक और प्रकाशित शोधकर्ता हैं जो अपने लेख सांची इन एंड आउट ऑफ द म्यूजियम में लिखती हैं कि 1930 के आते आते यूरोप के म्यूजियम के विचारों में बदलाव आया और प्लास्टर कास्ट और कॉपीज़ को म्यूजियम में रखना चाहिए या नहीं, इस पर विचार शुरू हुआ। 1955 में जब साउथ केंसिंगटन म्यूजियम को अपनी इमारत बदलनी पड़ी तो नई विक्टोरिया एंड अल्बर्ट में इन कोलोसल प्लास्टर कास्ट को सिर्फ एक कमरा दिया गया। इसलिए विलियम ग्रेस आर्चर जो इंडियन सेक्शन के नए कीपर बने, उन्होंने ये सारे प्लास्टर कास्ट को पुरानी इमारत में ही छोड़ दिया। ये सारे पीछे छोड़े हुए प्लास्टर कास्ट को इमारत के साथ ही तोड़ दिया गया। 1886 में लंदन से खरीदे गए सांची के ईस्ट तोरण द्वार वाले ओरिजिनल प्लास्टर कास्ट को कॉनिकलिक म्यूजियम फॉर फोल्ककुंड बर्लिन में रखा गया था। 1970 में आर्टिफिशियल स्टोन से इसका एक प्रतिरूप बनाया गया जिसे म्यूजियम फॉर इंडिश कुंस्ट इन बर्लिन दहलम के बगीचे में रखा गया। 2022 में 50 साल बाद एक नई कॉपी बनाई गई जिसे नए हैम्बोल्ड फोरम में रखने का प्लान है। इसे पत्थर से बने द्वार को प्लास्टर कास्ट के पुराने मॉडल के 3D स्कैन करने के बाद जर्मन और हिंदुस्तानी कारीगरों द्वारा हाथों से क्राफ्ट किया गया है। रेड सैंडस्टोन पत्थर को राइन मेन रीजन से लाया गया जो सांची के पत्थर से बिल्कुल मिलता जुलता है ताकि ओरिजिनल जैसा लगे। इस तोरण द्वार के साथ सांची स्तूप का ब्रॉन्ज मॉडल भी रखा गया ताकि लोग संदर्भ को भी समझ सकें। इस बीच एक अवलोकितेश्वर बुद्ध जो कि अलौकिक बुद्ध अमिताभ के मानवीय रूप माने जाते हैं, उनकी एक कलाकृति सांची से वीएनए म्यूजियम लंदन ले जाई गई थी। उसका प्लास्टर कास्ट सांची के म्यूजियम में
क्यूरेटर के कमरे में रखा हुआ मैंने देखा था। आशा करते हैं उसे कभी दर्शाया जाएगा। यह एक नायाब कलाकृति है और ओरिजिनल न होने के वजह से ये प्लास्टर कास्ट एक विशेष स्थान रखता है। सांची एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिक साइट है और उसके बहुत सारे पहलू हैं जिनको पूरा बताना तो शायद संभव न हो, परंतु हम उसके कई अननोन पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। शोधकर्ताओं द्वारा उजागर जानकारियाँ, जिसमें मेरा अपना शोध भी शामिल है, उसे हम सांची पर इस लिमिटेड एपिसोड सीरीज़ में प्रस्तुत करेंगे। अगले एपिसोड में हम रेलिक्स की महत्वता पर कुछ जानकारी देंगे, देखना ना भूलें।